आइए आप शुरू करते हैं कंजंक्शन। मॉडर्न इंग्लिश में इसका एक नाम और है कनेक्टर्स। हिंदी में इसे कहेंगे संयोजक। संयोजक का मतलब हुआ जोड़ने वाला। वे शब्द, अब समझना, वे शब्द जो दो शब्दों को, दो क्लास को या दो वाक्यों को, वे शब्द जो दो शब्दों को, दो क्लास को या दो वाक्य को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। ये संख्या दो से अधिक भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक। ठीक, अब समझो आप, हमने लिखा मोहन एंड श्याम आर प्लेइंग। तो अब आप देखो, तो एंड एक कंजंक्शन है और यहां पर एंड ने दो नाउन को जोड़ा, मोहन को जोड़ा और श्याम को जोड़ा। तो जो एंड है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये कंजंक्शन दो नाउन को जोड़ रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब समझो, अगर एंड का प्रयोग हम प्रोनाउन को जोड़ने के लिए करते हैं, एंड मतलब और, अगर इस एंड का प्रयोग हम प्रोनाउन को जोड़ने के लिए करते हैं, तो अब जैसे हिंदी में हमने लिखा वाक्य मैं और तुम। अब ऐसी स्थिति में अगर इस इंग्लिश लिखते हैं तो लिखते हैं आई एंड यू, और अगर हमने आई एंड यू लिखा तो ये अंग्रेजी के ग्रामर के हिसाब से अशुद्ध है। कभी भी जब हम एंड का प्रयोग करते हैं और हम प्रोनाउन को जोड़ते हैं एंड के माध्यम से, तो याद रखिएगा 231 का नियम प्रयोग किया जाता है। यानी 231 का नियम का मतलब हुआ, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा कभी, PRONOUN, प्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोलचाल की भाषा में देखिए, गाड़ी हीरो होंडा की गाड़ी आती थी पैशन, अब हीरो अलग हुआ तो उसने गाड़ी निकाली पैशन प्रो, या स्प्लेंडर गाड़ी आती थी तो स्प्लेंडर प्रो, या अगर फोन के नाम आप देखो तो आता है Realme X8 Pro, 9 Pro। प्रो शब्द का प्रयोग आपने कई जगह पढ़ा होगा। प्रो शब्द का जो वास्तविक मतलब होता है वो मतलब होता है के स्थान पर। प्रो का पर्टिकुलर मतलब होता है के स्थान पर, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। यानी अगर हम प्रोनाउन के डिफिनीशन की बात करें तो हम समझ पे आएगा कि प्रो मतलब के स्थान पर, नाउन माने संज्ञा, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये इससे क्लियर है। अब देखो, जब कभी भी आपको कोई टर्म समझना हो तो अगर आप उस टर्म को इंटरसेक्ट करते हो, अगर आप उस टर्म को भागों में बांटते हो, अगर उसका संधि विच्छेद कर देते हो तो वो चीजें क्लियर होती हैं। तो अगर हमने लिखा प्रोनाउन, तो प्रो का मतलब के स्थान पर, नाउन माने संज्ञा, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में पर्सन होता है, और पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, PERSON। पर्सन तीन प्रकार के हुए, पहला हुआ फर्स्ट पर्सन, दूसरा हुआ सेकंड पर्सन एंड तीसरा हुआ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, शी, दे। ये आपने अगर नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, तो ऐसे वाक्यों में आपने पर्सन की चेंजिंग करी होगी और आपने सीखा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन का जो पहला प्रोनाउन है, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होता है, और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम सीखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई एंड वी आता है,
सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है एंड थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही शी दे आता है। जब कभी भी हमको प्रोनाउन को एंड की सहायता से जोड़ना होगा, शब्द पर ध्यान देना आप, अगर हम कभी भी प्रोनाउन को एंड की सहायता से, सिंगल प्रीपोजिशन की बात, कंजंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अगर हमको एंड कंजंक्शन के माध्यम से प्रोनाउन को जोड़ना है तो हमेशा हम 231 के नियम का पालन करते हैं। मतलब पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन। इसीलिए अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं पहले आप, और अगर इसी टर्म को हमको हिंदी इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे आफ्टर यू। अगर हमने बोल दिया पहले आप और हमने इंग्लिश में बोल दिया बिफोर यू, इसका मतलब हो जाएगा आपसे पहले मैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पहले आपकी अंग्रेजी आफ्टर यू होती है। तो जब हम पर्सन को जोड़ते हैं, जब हम प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो 231 के नियम का पालन करते हैं। मतलब पहले सेकंड पर्सन, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। अब मैं और तुम, ये हिंदी के व्याकरण के हिसाब से 100% सही है, 100%। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में इस काल में ट्रांसलेट किया तो हम आई एंड यू नहीं लिखेंगे, 231 के नियम का पालन करेंगे। सेकंड पर्सन हो गया यू, इसके बाद हमने लिखा एंड और अब लिखा आई, ये सही है। अब अगर मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि आपको तीनों पर्सन लिखने पड़ जाए कहीं एंड की सहायता से, जैसे हमने वाक्य लिखा तुम, मैं और वह। इस प्रकार का अगर हमको वाक्य लिखना है, तुम, मैं और वह, आप जानते हो तुम सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है। अब हिंदी में मैं तुम और वह लिख दें, वह तुम और मैं लिख दें, या वह तुम और मैं, कुछ भी आप किसी भी पर्सन को पहले किसी भी पर्सन को बाद में अगर हिंदी के व्याकरण में लेकर जाते हो तो देयर इज नो इफेक्ट, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश में फर्क पड़ता है। अब मान लो इसमें हमको यूज करना है, उसका ट्रांसलेशन लिखना है तो हम रूल यूज करेंगे 231। मतलब पहले सेकंड पर्सन तो तुम की इंग्लिश लिखी जाएगी यू, कामा लगाएंगे। अब हमको थर्ड पर्सन लिखना है तो हम लिखेंगे ही, इसके बाद लिखेंगे एंड, अब लिखेंगे आई। तो अब मैं तुम और वह की अंग्रेजी यू, ही एंड आई ही होगा। हाँ, अगर हिंदी में यहां पर हम इसको मैं, तुम और वह यह भी लिख सकते हैं। हिंदी में चाहे ये लिखा होगा चाहे ये लिखा होगा, लेकिन जब हम इंग्लिश के टर्म की बात करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर की बात करेंगे तो यू, ही एंड आई इसका प्रयोग। अब यू को थोड़ा सा रुकना है क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ है। जब कभी भी हमको कहीं थोड़ा सा पास देना होता है तो हम उसके लिए कामा का प्रयोग कर देते हैं। अब समझो, कंजंक्शन का प्रयोग हमने आपको सिखाया, तो इसका प्रयोग हमने दिया दो नाउन को जोड़ने के लिए और इसका प्रयोग हमने किया दो प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग तब किया जाए जब दो वाक्य को या दो क्लॉज को जोड़ा जाए। अब क्लॉज क्या होता है ये समझते हैं। समझना जरा, हमने लिखा सेंटेंस, माने वाक्य। अब जरा इस पर हम डीप डिटेल चर्चा करते हैं। तो अगर वाक्य की परिभाषा पूछी जाए कि वाक्य की क्या परिभाषा होती है, तो जो पहली परिभाषा है, जो सबसे कॉमन डिफिनीशन निकल कर आती है, वो ये आती है कि शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करे वो वाक्य कहलाता है। फर्स्ट डिफिनीशन, ध्यान से देखना। अब ये यूनिवर्सल डिफिनीशन नहीं हो सकती क्योंकि इसके एक्सेप्शंस होते हैं। शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा आशय स्पष्ट करे, अर्थात एटलीस्ट वहां पर शब्द की संख्या 2 होनी चाहिए, तभी हमने शब्दों का समूह कहा। जैसे कहा गया ही रीड्स ए नॉवेल। अब चाहे हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, ही रीड्स ए नॉवेल ये अपने आप में एक वाक्य है, इसमें कई सारे शब्द हैं, ये अपने आप में एक वाक्य बन गया। शब्दों का समूह वाक्य के लिए आवश्यक है, ये आवश्यक शर्त नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर हमने लिख दिया प्ले और इसके बाद लगा दिया फुल स्टॉप,
तो हिंदी में आप देखेंगे तो इस प्ले का मतलब हो जाएगा खेलो। इम्परेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में एक वाक्य होती है, इम्परेटिव सेंटेंस बनाती है। कोई भी मेन वर्ब आप लिख दो, कम, आओ, गो, जाओ, सिंग, गाओ। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया ना तो ये अपने आप में इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये कहना कि शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं, या अगर शब्द की संख्या एक है तो वो वाक्य नहीं बन सकता, इसका एक्सेप्शन है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, दुनिया की किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो वो अपने आप में इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अर्थात ये कहना कि शब्दों का वह समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है कि एक शब्द अपने आप में एक वाक्य का निर्माण कर सकता है। जैसे आप शब्द वाक्य बन सकता है, जैसे हमने लिखा खा। अब ये हिंदी वर्णमाला का एक अक्षर है, लेकिन इस खा शब्द का पार्टिकुलर एक मतलब भी होता है, जिसका मतलब होता है आसमान। अब देखो, खा एक अक्षर भी है और अपने आप में एक शब्द भी है। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो हम लिखेंगे आई। अब देखो, आई एक लेटर है और अपने आप में एक शब्द भी है। आई का मतलब होता है मैं। इसका मतलब ये अक्षर भी है और ये शब्द भी है। उसी प्रकार से प्ले एक शब्द है, लेकिन अगर प्ले के बाद फुल स्टॉप लगा दिया गया तो ये अपने आप में एक वाक्य बन गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो जो पहली डिफिनेशन हमने सीखी थी कि शब्दों का वह समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है, उसका एक एक्सेप्शन भी हो सकता है, अपवाद भी हो सकता है। आगे अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्ड करें, थोड़ा सा और विस्तार करें, तो हम वाक्य की जो सही परिभाषा निकल कर आती है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर हम बढ़ाते हैं तो ये होता है कि शब्दों का वह समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे तथा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। अब ये टर्म आपको समझना पड़ेगा, FINITE, फाइनाइट वर्ब। शब्दों का वह समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे तथा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो, वो वाक्य कहलाता है। अब हमको इस वाक्य को समझने के लिए आवश्यकता पड़ेगी फाइनाइट वर्ब को समझने की। आइए समझते हैं फाइनाइट वर्ब। समझो, जो वर्ब होते हैं, जिस रेफरेंस की हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस में, वो जो वर्ब होता है वो वर्ब दो प्रकार का होता है। एक वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब, FINIT, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा वर्ब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब समझना, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म बन जाए। एक लाइन की बात, आप जब बुक्स को पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात रहती है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अलग अलग कर पाना थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं रहता। आप एकदम एक लाइन की बात समझो कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म बन जाए। जैसे हमने लिखा राइट, तो आपको पता है राइट की नेक्स्ट फॉर्म बनती है रोट और इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनती है रिटन। अब आप ध्यान से जरा देखना, राइट के पहले कुछ नहीं है और रिटन के बाद कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखना, राइट फाइनाइट वर्ब है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनी रोट। रोट फाइनाइट वर्ब है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनी रिटन। लेकिन जो रिटन है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनती। आप कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं वो ING फॉर्म बन सकती है, जिरंड फॉर्म बन सकती है। नहीं, वो जिरंड फॉर्म नहीं बनी, वो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING जोड़ दिया है। वो जिरंड मेन वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती कि अगर आप देखो कि नहीं हम राइटिंग भी तो लिख सकते हैं, तो ये इसकी अगली अवस्था है। तो मेन वर्ब की तीन ही अवस्थाएं आप पाओगे लिखा हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। यही तो आप अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट है, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं इसकी फोर्थ फॉर्म में ING होता है तो वो फोर्थ फॉर्म नहीं है, वो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING जोड़ा है। अगर आप राइटिंग लिखोगे तो आप लिखोगे WRITING। हाँ, एक चीज और गौर करो, आप जब आप ING लिखते हो और किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई आ जाता है तो ई को आप हटा देते हो। समझो, जैसे हमने लिखा कम, COME, अब हमको ING जोड़ना है। अब इसके साथ एक चीज आप और सीख लें, अंग्रेजी में साइलेंट होने के लेटर के रूल होते हैं। उसमें लेटर साइलेंट होता है, जैसे सुनामी लिखना है तो आप लिखते हो TSUNAMI, तो ये सुनामी की स्पेलिंग हो जाती है। या अगर आपको साइकोलॉजी लिखना है तो PSYCHOLOGY। आगे इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं जहां पर लेटर के साइलेंट होने के नियम भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो लेटर के साइलेंट होने के नियम है, उस नियम में एक नियम है कि अगर अंग्रेजी के किसी शब्द में ई आ जाता है तो जब हम उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो ई साइलेंट हो जाता है। COME, इट शुड नॉट बी प्रोनाउंसिएटेड लाइक कमी, इट इज कम। अच्छा, अगर हम यहाँ से ई को हटा देंगे तब भी ये कम ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। और अगर ई को जोड़ दिया तो भी ये कम लिखा हुआ है, COME। आप कहीं भी देखो WRITE, अब इसके बाद हमको ING जोड़ना है। कहीं पर भी अगर कहीं पर भी अंग्रेजी का कोई भी शब्द है और उसके लास्ट में ई आया है तो वो ई साइलेंट हो जाएगा, ये अपने दिमाग में रखिएगा आप। तो COMEING हमको लिखना है तो हम लिखेंगे COM। अब देखो, आप ई को हटा दिया जाएगा तो ING हो जाएगा, तो हो जाएगा कमिंग। या राइट लिखा हुआ है तो आप देखो इसके भी अंत में ई आया है, तो अगर हमको राइटिंग लिखना है तो WRITING, ये राइटिंग। अच्छा, बहुत से लोग राइटिंग की स्पेलिंग में टी को 2 बार लिख देते हैं जो पूर्णतः अशुद्ध होता है। रिटन में 2 टी होता है, राइटिंग में सिंगल टी होता है। तो अंग्रेजी में अगर किसी शब्द के अंत में ई आया है तो ई साइलेंट हो जाता है। इसको आप कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं। ING लगाने का एक रूल और सीख लीजिए आप। अगर मान लीजिए एक शब्द लिखा हुआ है बिगिन, BEGIN, और हमको इसके अंत में ING जोड़ना है, समझना आप। ये जो लास्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हमको ING जोड़ना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले, ध्यान सुनिएगा, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर एक वावेल आ जाए तो जो लास्ट लेटर होता है वो 2 बार लिखा जाता है। जैसे अगर हमको बिगिनिंग की स्पेलिंग लिखनी है तो हम लिखेंगे BEGIN, लिख दिया। अब ING जोड़ना है, यहाँ पर N है, N के पहले I आया है, एक वावेल है, N को 2 बार लिखा जाएगा, NNING। इट इज द स्पेलिंग ऑफ बिगिनिंग। या आप और देखो तो जैसे स्विम, SWIM, और हमको ING जोड़ना है। अब ध्यान से देखिएगा, अंतिम अक्षर M है, M के ठीक पहले एक वावेल आया है, I। अब जब इसको हम ING जोड़ेंगे तो लिखेंगे SWIMMING, स्विमिंग, ये स्पेलिंग सही है। RUN+ING, रनिंग लिखना है। अब ध्यान देखना, अंतिम अक्षर N है, N के ठीक पहले एक वावेल आया है, अंतिम अक्षर को 2 बार आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे RUNNING, रनिंग। अच्छा, ये जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने प्रश्न किया कि READ, रीड में अगर ING जोड़ा जाए तो। अब देखिएगा, D आया है, लेकिन देखो आप ध्यान से, पहले तो D के पहले 2 वावेल है, E भी है और A भी है। तो जब आप रीडिंग लिखोगे तब आप D का प्रयोग 2 बार नहीं करेंगे, तो आप लिखेंगे READING,
रीडिंग। यहां तक तो बात समझ में आती है। अब एक वर्ड और बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, प्ले प्लस आईएनजी। अब देखिए, देखना, ये वाई लिखा हुआ है, वाई के पहले ए है, ए एक वावेल आया है, इसके पहले फिर कॉन्सोनेंट है। तो अब उनका मानना ये रहता है कि प्ले में जो हमने पढ़ाया कि अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले एक वावेल है, तो ऐसी स्थिति में लास्ट लेटर 2 बार लिखा जाना चाहिए। तो प्लेइंग में अगर रूल को देखें तो वाई को 2 बार लिखा जाना चाहिए, लेकिन वाई 2 बार नहीं लिखा जाता। तो इसका मतलब ये रूल नहीं सही है? नहीं, ये रूल सही है। वाई एक्चुअली कॉन्सोनेंट नहीं होता। मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप वहां पर जाएंगे तो मैंने आपको वावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वावेल पढ़ाया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि W और Y ये 2 जो लेटर होते हैं ये इंग्लिश में अर्ध स्वर होते हैं, सेमी वावेल होते हैं। जब ये शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट की तरीके से काम करते हैं, अगर अंत में आते हैं तो वावेल की तरीके से काम करते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो आप देखेंगे, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया है। तो अगर आप Y को देखोगे तो Y एक्चुअली कॉन्सोनेंट नहीं है, Y सेमी वावेल है। दैट्स वाई PLAYING, प्लेइंग। अब एक कंफ्यूजन, एक कॉन्सेप्ट और आ सकता है, वाटर के साथ ING जोड़ते हैं। तो जब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो लिखते हैं ING जोड़ते समय WATERING। अब ध्यान से देखना, आर कॉन्सोनेंट है और आर के पहले एक वावेल आया है ई, और जो हमने वाटरिंग लिखा तो हमने लिखा स्पेलिंग WATERING, हमने आर को 2 बार नहीं लिखा। प्रश्न हो सकता है क्यों? क्योंकि वाटर केवल वर्ब नहीं है, ये नाउन भी है। वाटर का मतलब होता है, जैसे हम वाटर की बात करें तो पानी के 3 मतलब होते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती के लिए पानी का चमक होता है, इंसान के लिए पानी का सम्मान होता है, चूने के लिए पानी का जल होता है। तो वाटर, अंग्रेजी का जो वाटर शब्द है ये अपने आप में वर्ब नहीं है, ये नाउन है। वाटर मतलब पानी, समझो आप। हाँ, जब हम किसी व्यक्ति को पानी देते हैं तो हम कहेंगे कि आई गेव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, मैंने उसे एक गिलास पानी दिया। तो आप पानी के साथ देना शब्द की अंग्रेजी गिव प्रयुक्त करते हो, लेकिन जब पौधों को पानी दिया जाता है तब देना शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। तब आप लिखोगे वह पौधों को पानी दे रहा है, तो ये नहीं कहोगे आप ही इज गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, ना, तब आप लिखोगे ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। जैसे हमको इंपरेटिव सेंटेंस में लिखना है कि पौधों को पानी दो, तो हम लिखेंगे वाटर द प्लांट्स, हम नहीं लिखेंगे गिव वाटर द प्लांट्स। जब पौधों के साथ पानी के साथ देना की अंग्रेजी आती है तब आप देना की अंग्रेजी नहीं प्रयुक्त करते हो, केवल आप वाटर का ही प्रयोग करोगे। तो वाटर मतलब पानी देना होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस में जहां पर हम पौधों को पानी देते हैं। और पौधों के अलावा अगर आप पानी के साथ देना शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको गिव का प्रयोग करना पड़ता है। दैट्स वाई अगर हमने वाटर के साथ ING लगाया, पौधों के साथ पानी देना, तब ये अपने आप में एक वर्ब का काम कर जाता है। और ING यहाँ पर जोड़ते हैं तो 2 बार हम आर का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ वर्ब नहीं है। अगर ये सिर्फ वर्ब होती तो ऐसी स्थिति में हम 2 बार आर का प्रयोग करते। चूंकि ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, इसलिए ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बात चल रही थी फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जिस वर्ब की अगली अवस्था का निर्माण हो जाए। 3 फॉर्म हो गई, PRESENT प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गई पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो गई पास्ट पार्टिसिपल।
PARTICIPLE। इसी को हम प्रेजेंट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट को सेकंड फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म कहा जाता है। हमने लिखा गो, फिर हमने लिखा वेंट, अब हमने लिखा गान। तो देखो आप, गो की नेक्स्ट फॉर्म बनी वेंट, वेंट की नेक्स्ट फॉर्म बनी गान, लेकिन गान की नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनी। तो गो फाइनाइट वर्ब है, वेंट फाइनाइट वर्ब है, गान नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे हमने कहा राइट, अभी लिखा था मैंने, इसको फिर लिखता हूं रोट, और लिखे रिटन। तो राइट फाइनाइट वर्ब है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म है। रोट फाइनाइट वर्ब है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म है। रिटन नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं है। अब इज, एम, आर, अच्छा, इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वाज या वर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि इज, एम, आर की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, BEEN। कहीं इसको बीन में BEAN मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये सेम वाला बीन हो जाएगा। BEEN, बीन होता है इसकी थर्ड फॉर्म। अब ध्यान से देखो आप, ये फाइनाइट वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर फाइनाइट वर्ब हो गई, क्यों? इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन नहीं है, वाज या वर। ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन रही है क्या? बीन। ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब, क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं बन रही है। मतलब जिसकी नेक्स्ट फॉर्म बने वो फाइनाइट वर्ब, जिसकी नेक्स्ट फॉर्म न बने वो नॉन फाइनाइट वर्ब। अब सेंटेंस को अगर हम वेल डिफाइंड करें तो हम कहेंगे शब्दों का वह समूह जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करे तथा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। आप अंग्रेजी के कई सारे वाक्यों को लिखोगे तो आप एक चीज कॉमन पाओगे, उन सभी वाक्यों में कोई ना कोई वर्ब फाइनाइट आप पाओगे। जैसे हमने कहा आई एम ए टीचर, तो एम एक फाइनाइट वर्ब हो गया। ही इज प्लेइंग, कुछ भी कह रहे हैं, ही इज प्लेइंग बैडमिंटन, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज आ गया। आई कैन डू इट, तो कैन आ गया। मतलब जब आप वाक्य को लिखोगे तो आप ये पाओगे कि उस वाक्य में कहीं ना कहीं आपको फाइनाइट वर्ब मिलेगी। ठीक, अब इसका एक्सेप्शन याद रखिएगा, शब्दों का वह समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे तथा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो वो वाक्य कहलाता है। लेकिन एक सेंटेंस आपने कभी सुना होगा, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाओगे तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड, MORNING, इट्स मॉर्निंग, एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वाक्य के अंत में मिलेगा। इस सेंटेंस में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं आई, लेकिन ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये कहना कि बिना फाइनाइट वर्ब के वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता, ये बात सही नहीं है। क्योंकि जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको किसी भी प्रकार की फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय। अब बाय में तो इसे बाय, BYE, बाय। अब यहाँ पर बाय का मतलब होता है मिलना, गुड बाय मतलब हाँ फिर मिलेंगे। तो लेकिन इसके अलावा जैसे गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब आपने इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया तो आपको फाइनाइट वर्ब नहीं मिली। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी जो वाक्य की परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि शब्दों का वह समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करे तथा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो वो वाक्य कहलाता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म बन सकती है। नेक्स्ट फॉर्म वर्ब, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लिख दें कि मनु, अब आपका है इसकी नेक्स्ट फॉर्म, तो इसकी नेक्स्ट फॉर्म नाउन की थोड़ी ना नेक्स्ट फॉर्म बनेगी, नाउन की नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी, वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म बनेगी। तो हम बोल रहे हैं कि जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म बन जाए, जिस वर्ब की अगली अवस्था का निर्माण हो जाए वो फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब हो गई जिस वर्ब की अगली अवस्था का निर्माण हो सकता है। अब लगे हाथ हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी सीख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होगी
जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी। जैसे समझो आप कैसे नहीं बनेगी, हमने लिख दिया प्ले, लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इस प्ले के पहले हम टू लगा दें, टू प्ले, तो कहीं भी आप देखोगे तो इन्फिनिटिव एक टर्म आता है, INFINITIV। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अंडरस्टूड है। तो जब हम इन्फिनिटिव की बात करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कहा गया मुझे खेलना है, तो हम लिखेंगे I am to play। अच्छा, अब ध्यान से देखो आप, प्ले की नेक्स्ट फॉर्म बन सकती है प्लेड। अगर प्ले के पहले टू आ गया, इस टर्म को देखना आप ध्यान से, तो क्या इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन सकती है? टू प्लेड नहीं हो सकता किसी कंडीशन में, टू प्लेइंग नहीं हो सकता। टू प्ले का मतलब सिर्फ टू प्ले ही होगा, इसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। या हम बोल देते हैं जिरंड, GERUND, सुना होगा आपने। जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये जिरंड की फॉर्म होती है। अब यहां पर हमने फिर लिखा TEACH, टीच, और ING जोड़ दिया तो हो गया टीचिंग, इसका मतलब पढ़ाना। अब अगर हम कहें इसकी नेक्स्ट फॉर्म बनाओ, तो टीच की नेक्स्ट फॉर्म है टाट, लेकिन टीचिंग की नेक्स्ट फॉर्म नहीं है, तो ना इन्फिनिटिव की नेक्स्ट फॉर्म बन सकती है, ना जिरंड की बन सकती है। और अभी आपने पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको आपने कहा था पास्ट पार्टिसिपल। अगर हमने यहाँ प्ले लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है प्लेड, तो हम इसकी नेक्स्ट फॉर्म का निर्माण नहीं कर सकते, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब हम अगर सम अप करें तो कुछ पंक्तियों में ये कहेंगे कि वह वर्ब जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म का निर्माण हो जाए वो फाइनाइट वर्ब होता है, और वह वर्ब जिस वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म का निर्माण नहीं हो पाता वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इतना समझ लेने के बाद अब आपको समझना है सेंटेंस। आसमान वाले ने चाहा तो सेंटेंस के कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।